जय श्री राम दोस्तों मैं बात कर रहा था आपसे आपकी कक्षा 10 की जो सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उस पुस्तक के प्रथम अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक की। दोस्तों हमने बात की थी उसमें सबसे पहले कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, भारत के जो वैदिक ग्रंथ हैं उन्हें विश्व का ज्ञान कोश कहा जाता था। ये सब बातें हमने उसके बारे में की हैं और जिस प्रकार का मैं रेस्पॉन्स आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से पा रहा हूँ उससे मुझे बहुत खुशी मिली है। दोस्तों आप सभी ने इसे बहुत अच्छे से देखा है, वीडियो को सराहा है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले पार्ट से मीन्स जहां हमने छोड़ा था उससे आगे का। दोस्तों आगे आपके सामने कुछ चीजें दे रखी हैं कि कुछ वंशों के नाम दे रखे हैं कि ये साम्राज्य हिंदुस्तान में आए। अब उनमें नाम है आपका, पहला है मौर्य, फिर है मौर्योत्तर काल के शुंग सातवाहन, ठीक है, गुप्त, वर्धन, फिर आपके पाल आ जाते हैं, राष्ट्रकूट आ जाते हैं, प्रतिहार है, चोल है, पल्लव है और चालुक्य है। इन वंशों का, इन साम्राज्यों का आपके इसी पुस्तक में क्या है, नाम दे रखा है। अब इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। थोड़ा सा पीछे की ओर आपको जनपद, महाजनपद कितने मिले थे? 16 महाजनपद। कितने मिले थे? 16 महाजनपद, जिनके बारे में मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आपको क्या करना है, सिर्फ इनकी सूची देखनी है। ये आपके कक्षा 10 वालों का काम था। अब जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं आपको कि आपको ये 16 महाजनपद याद होने चाहिए। साथ में जो मैंने आपको बताया था मैप के माध्यम से, तो मैप के माध्यम से हमें याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम का क्रम, पश्चिम से पूर्व का क्रम, अंतिम दक्षिणी महाजनपद, अंतिम उत्तरी महाजनपद, तो ये हमें सुदूर उत्तरी या सुदूर दक्षिणी महाजनपद, ये सब हमें याद रखना है। क्योंकि आजकल इनमें से कुछ नहीं पूछता है कि इसकी राजधानी क्या, बहुत कम कर दिया ऐसा पूछना। अब पूछने लगा इनका क्रम, क्यों प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर जो है थोड़ा सा इंप्रूव होता जा रहा है। तो ये हमने बात की दोस्तों 16 महाजनपदों की। इनकी सूची मैंने आपको बताई थी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में है। भगवती सूत्र ये बौद्ध है, दोनों ही धर्म ग्रंथ हैं, ये है जैन। ये दोनों क्या हैं? धर्म ग्रंथ है। तो इन दोनों में क्या है, आपके इनकी सूची दे रखी है। अब इस सूची में आप सभी ने पाया होगा कि बिहार और झारखंड के एरिया में एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। क्या था दोस्तों? मगध। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस जगह पर, देखिए दुनिया में राज कौन करता है? राज वो करता है जिसके पास बुद्धि होगी, जिसके पास बल होगा और जिसके पास अथाह धन संपदा होगी। अब आपका बिहार आता है, तो बिहार में देखिए बुद्धि और बल मिल जाएगा, लेकिन इनके पास एक संपदा थी और वो संपदा किसकी थी? लोहे की। बताया था ना मैंने आपको कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास पहली बार हिंदुस्तान में अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से लोहा मिला और लोहा मिलने के बाद ही लोहे से कुल्हाड़ियां बनाई गई ताकि जंगलों को साफ किया जा सके, जो आपके गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है उनके जो जंगली भाग है, उनका जो मैदान है वो पूरी तरह से वनों से ढका हुआ था, उसको काट काट के वन साफ किए गए और वहां की जो उपजाऊ भूमि है उसमें हल चलाया गया। अब पहले क्या था, हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हम तकनीकी रूप से उन्नत जरूर थे, लेकिन हमारे पास लोहे जैसी मजबूत धातु का अभाव था। तो इस मजबूत धातु के अभाव के कारण क्या होता है दोस्तों कि हम अच्छे से, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि तांबे का फाल इतना जाएगा लेकिन लोहे का फाल इतना धरती को नीचे से जोतेगा। जितनी ज्यादा नीचे से धरती आएगी उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगा, उसमें उपजाऊपन बढ़ेगा। उपजाऊपन ज्यादा होगा तो क्या होगा, अधिशेष अतिरेक का क्या होगा, उत्पादन हो जाएगा, ज्यादा उत्पादन हो जाएगा। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको बताया था कि किस प्रकार अधिक उत्पादन होने से हमें राज्य और राजा की आवश्यकता होती है। अब जो आपका मगध है, तो मगध के पास
पास संसाधन अधिक थे तो मगध ने धीरे धीरे सभी महाजनपदों पर अधिकार कर लिया और अब मगध सिर्फ एक महाजनपद ना होकर के क्या बन गया था दोस्तों, मगध साम्राज्य बन गया था। क्या बन गया था, मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य जब बना है ना तो उस समय मगध पर हर्यक वंश का क्या था, शासन था। लेकिन हमें पढ़ना है मौर्य वंश, तो हर्यक के बाद आपका नागवंश और नाग के बाद आया आपका नंद वंश। तो इसी समय लगभग 326, देखिए आपकी पुस्तक में साफ साफ दिया हुआ है कि लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास, कितना, 326 बीसी यानी ईसा पूर्व के आसपास एक राजा हुआ धनानंद। धनानंद, और ये कौन सा था, नंद वंश का। किस वंश का था दोस्तों, ये नंद वंश का राजा है धनानंद। तो ये धनानंद क्या है, एक विलासी राजा था। अब विलासी राजा से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, एक ऐसा राजा जो राजकार्यों में भाग लेने की बजाय क्या कर रहा है, अपने महल में सो रहा है, बढ़िया एसी फैन टीवी लगवा के। आज के जमाने के हिसाब से मैं आपको बताऊं, आराम से एक रूम में 2 एसी लग रहे हैं, फुल एक 74 इंचेस के स्क्रीन लग रही है सिनेमा हॉल जैसी, और आराम से बढ़िया आराम फरमा रहे हैं। 8-8 10-10 रानियां हैं, सेवक हैं, पैर दबा रहे हैं, बढ़िया आराम से मखमल के गद्दे पर सो रहे हैं। तो ऐसा विलासी जीवन जीता था ये धनानंद। और इसी धनानंद का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो वो इसको कई बार कहता भी था कि राजा आपका कार्य है राज्य करना, क्योंकि राजा पैतृक गुण के आधार पर राजा नहीं बनता है, उस राजा के अंदर वो गुण भी होने चाहिए क्योंकि वो तो एक प्रजा का सेवक होता है। देखिए आप अगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का अगर भाषण सुनते होंगे तो वो अपने आप को क्या कहते हैं, प्रधान सेवक। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रधान सेवक। मतलब मैं इस राज्य का, इस देश की जनता का सबसे बड़ा सेवक हूं, प्रधान सेवक हूं, पहले नंबर का सेवक हूं। यानी अन्य सेवक सब मेरे बाद आएंगे, मैं सबसे बड़ा सेवक हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। तो इसका प्रधानमंत्री इसको समझाता था कि आप तो क्या हैं, सेवक हैं और सेवक की तरह ही व्यवहार कीजिए। लेकिन ये तो राजा था, खुमारी चढ़ी हुई थी राज्य की, तो इसने उसको भी क्या है, डांट फटकार दिया और कहा कि मुझे मत सिखाए क्या करना है। तो इससे क्या है, जनता भी परेशान थी। तो इसके कारण आप कुछ सालों बाद इसी कौटिल्य के एक शिष्य चंद्रगुप्त ने, क्या नाम है, कौटिल्य का एक शिष्य आएगा चंद्रगुप्त, वो रखेगा आपके मौर्य वंश की नींव रखेगा। कौन रखेगा, आपका चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव रखेगा। कब रखेगा, वही आपके 322 बीसी में। तो अब बात करेंगे आज हम सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे साम्राज्य हैं तो मैं सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की ही बात क्यों करूंगा। तो दोस्तों आपको पुस्तक के हिसाब से भी समझ में आ जाएगा और नहीं भी समझ में आता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका मौर्य साम्राज्य था ना, मौर्य साम्राज्य, ये हिंदुस्तान का क्या है, प्रथम साम्राज्य। हिंदुस्तान का प्रथम साम्राज्य, प्रथम साम्राज्य हिंदुस्तान का क्या है, ये प्रथम साम्राज्य है। इसकी स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की इसकी स्थापना, 322 ईसा पूर्व या बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की 322 बीसी यानी ईसा पूर्व में। ठीक है, अब इसका जो सबसे महानतम शासक था, द ग्रेटेस्ट लीडर या फिर एम्परर, महानतम शासक, वो कौन था, वो था अशोक। कौन था, अशोक मौर्य। आपके मौर्य साम्राज्य का जो सबसे महान शासक था उसका नाम था अशोक मौर्य। अब ये अशोक मौर्य हो गया। अब देखिए अशोक के समय में हमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिली है, वो है अशोक के अभिलेख। क्या मिला है, अशोक के अभिलेख। अब देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक नई शब्दावली आई होगी, अभिलेख।
मतलब जो मेरे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, जो अभी स्कूल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, वो पहली बार शायद इसका नाम सुन रहे होंगे अभिलेखों का, या अगर सुना भी होगा फिर भी मैं आपको एक बार अपनी तरफ से बता देता हूं कि ये अभिलेख जो होते हैं ना, ये कुछ ऐसे लेख होते हैं, वे लेख जो स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इनमें परिवर्तन संभव नहीं है, परिवर्तन संभव नहीं। मतलब अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या, अभी मैंने आपके सामने कुछ लिखा है, ठीक है, और ये लिखा था और इस लेखे को मिटा दिया, तो ये तो परिवर्तन संभव हो गया। तो ये क्या है? ये अभिलेख नहीं है। क्या नहीं है? अभिलेख नहीं है। कई जगह आपने देखा होगा कि एक पत्थर होता है और पत्थर पे कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा ये लिखा हुआ होता है, यूं यूं करके। ये उनकी लिपि हो सकती है। देखिए लिपि हो सकती है, हमें नहीं पता है वो कौन सी लिपि। देखिए लिपि काफ़ी सारी होती है, यूनानी, अरामाइक, ठीक है, और आपके ग्रीक लिपि जो हो गई, आपके यूनानी लिपि हो गई ना, उसके अलावा आपकी देवनागरी लिपि हो गई, अरामाइक लिपि हो गई। तो इन सब से हमें क्या है? मिलता है। अब पत्थर के ऊपर ये है, इसको अगर आप मिटान रहे हो तो आप इस पर डिट्टो की डिट्टो ये डिजाइन कभी भी नहीं कर पाएंगे। पत्थर पे जो लिखा हुआ होता है ना, वो दोस्तों मिटता नहीं है, कई सालों तक चलता रहता है। तो इसी प्रकार अशोक के क्या है, हमें कई सारे अभिलेख मिले हैं। अभिलेख क्या है? वे लेख जो स्थायी है। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ पत्थर पे होते हैं? नहीं, ये पत्थर पे होते हैं, ये ताम्रपत्र पे होते हैं। ताम्रपत्र मतलब कोई तांबे की एक पूरी शीट जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो। इसके अलावा ये स्तंभों पर होते हैं, स्तंभ लेख, मतलब एक स्तंभ बनवा दिया लोहे का या पत्थर का, उस पे लिख दिया। कुछ पत्थर पे वो लिखे होते हैं, कोई चट्टान रखी थी, चट्टान के ऊपर लिख दिया। अब यह अभिलेख ऐसे ही नहीं है कि जो मन में आया वो लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है जो मन में आया वो लिख दिया। इनमें साधारणतया क्या होती थी? राज्य आज्ञाएं। जैसे आप सभी को एक सुबह नोटिस मिलता है, मान लीजिए किसी दिन आप सुबह उठते हैं और नोटिस आ गया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का आज की छुट्टी है, तो वो जो राज्य आज्ञा होती है ना सरकार की, वो भी अभिलेख रूप में ही लिखी जाती है। उसको लिखने के लिए भी राजस्थान सरकार का क्या होता है? गजट होता है। क्या होता है? गजट होता है। इसी प्रकार भारत सरकार का भी गजट होता है, लेकिन वो सब आजकल क्या है? कागजों पे लिखा जाता है। पहले यही जो गजट था, ये कोई ताम्रपत्र के रूप में, कोई स्तंभ लेख के रूप में, कोई चट्टानों के रूप में, कुछ कुछ सिक्कों पर लेख के रूप में भी, सिक्कों पर लेख। इस प्रकार से क्या है? राजा अपनी आज्ञाएं, राजा अपने आदेश क्या है? जनता तक पहुंचाते थे। तो अशोक के समय हमें क्या मिला है? सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? अभिलेख। अब देखिए एक राज्य के बारे में जानना, मतलब एक राज्य, साम्राज्य, जो भी कुछ होता है ना, उसके बारे में जानने के दो साक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं? दो साक्ष्य। एक मैंने आपको ये बता दिया, अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय, और दूसरे कौन से होते हैं? साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य मतलब जिससे साहित्य लिखा जाता है, यानी जो कुछ कागज पर या कागज की पांडुलिपियों पर लिखा गया है वो क्या है? साहित्यिक साक्ष्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के दो सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक साक्ष्य हैं। एक है आपका अर्थशास्त्र, क्या है? अर्थशास्त्र, और दूसरा क्या है? आपकी इंडिका। इसके अलावा तो बहुत आपके दिव्यावदान हुआ, उनसे मतलब नहीं है। हमें देखना है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिखी कौटिल्य या चाणक्य ने। इंडिका जो है, तो इंडिका किसने लिखी है? आपके मेगस्थनीज ने। किसने लिखी है दोस्तों? मेगस्थनीज ने।
इंडिका को लिखने वाला जो राइटर था ना वो यूनानी था। क्या था? यूनानी। कैसा था दोस्तों? यूनानी था, यानी जो ग्रीक देश से आया था, यूनानी राइटर था। अभिलेखीय साक्ष्य मैंने आपको बता ही दिए कि कौन कौन से होते हैं। जो स्थायी साक्ष्य हैं, जो किसी पत्थर पे लिखे गए हैं, जो किसी ताम्र पत्र पे लिखे गए हैं, जो किसी सिक्के पर लिखे गए हैं, जो स्तंभ लेखों पर लिखे हैं, और ये सामान्यतः क्या होती हैं? राजाज्ञाएं, यानी राजा के आदेश। राजा के आदेश। तो ये हमने थोड़ी सी मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इसी मौर्य साम्राज्य के शासकों की, और शासकों में बात हम करेंगे सबसे पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य की। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या है दोस्तों? एक आम बच्चा था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, इस धनानंद से राज्य की जनता परेशान थी, तो राज्य का जो प्रधानमंत्री था एक ब्राह्मण व्यक्ति जिसका नाम है चाणक्य। तो उसने क्या है, इस शूद्र बच्चे को, ज्यादातर शासकों ने, इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि ये मूरा का पुत्र होने के कारण, एक शूद्र महिला थी मूरा, उसका पुत्र होने के कारण ही चंद्रगुप्त ने क्या रखा? अपने वंश का नाम मौर्य वंश रखा था। तो ये मौर्यों को क्या है? शूद्र बताया जाता है। चलो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे कि वो कौन थे, किस जाति से थे, क्या थे, हम बात करेंगे, क्योंकि अभी इस पर सारे इतिहासकार भी एक मत नहीं है। सारे इतिहासकार भी इस बात पर एक मत नहीं है कि वो क्षत्रिय थे या फिर शूद्र थे या ब्राह्मण थे। जो भी, सबके अपने अपने मत हैं, सबने अपने अपने मत दे रखे हैं। अभी हमें सिर्फ इस पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बात करनी है, तो उस पर हम देख लेते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो इनका पहला शासक था मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपके 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। अब ये शासक बना, मौर्य वंश की इसने स्थापना कर दी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री कौटिल्य धनानंद से परेशान हुआ, तो उसने इस बच्चे को देखा, इस बच्चे में कुछ विलक्षण प्रतिभाएं दिखी, तो इसको तराश करके हीरा बनाया। हीरे से मंच, इस मतलब है कि इसको काफी कुछ सिखाया। फिर इसने धनानंद पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद वहीं मगध में, जहां धनानंद का शासन था, वहीं अब मगध में इन्होंने क्या है? मौर्य वंश का शासन स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 में राजा बने। अब 322 में राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त ने क्या किया है, तो वो देख लेते हैं हम कि चंद्रगुप्त ने, देखिए मैंने अभी बताया था भारत का पहला साम्राज्य, तो अब देख लीजिए आप, यही सब कुछ लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना मतलब आपके अफगानिस्तान, देखिए प्राचीन काल में आपका जो हिंदुस्तान था ना, वो अफगानिस्तान से लेकर के इधर आपके बर्मा से होते हुए पूरा बांग्लादेश का जो एरिया है, और नीचे की ओर आज जो आपका हिंदुस्तान का एरिया है ना, श्रीलंका से ऊपर ऊपर वाला, वो सारा क्या कहलाता था? अखंड भारत कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? अखंड भारत। अब उस अखंड भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर दी। मतलब ये सिर्फ नॉर्थ यानी उत्तरी भारत, यानी ये आपका भारत होता है तो ये दक्षिणी भाग है, और ये जो ऊपर का भाग होता है ये उत्तरी भाग कहलाता है। तो सिर्फ उत्तरी भाग का ही शासक नहीं था, ये दक्षिणी भारत तक का शासक था। और ये आपको जानकारी कहां से मिलती है? ये मिलती है जो आपके तमिल जो ग्रंथ हैं, अहनानरू और पुरुनानरू या मुरुनानरू, इनके नाम है पुरुनानरू या मुरुनानरू। कुछ पुस्तकें में मुरुनानरू, जैसे आपकी में दे रखा है, और कुछ पुस्तकों में क्या है? पुरुनानरू भी दिया हुआ होता है। तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण अभियान की जानकारी, इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना इसमें वो हम देख लेते हैं। दक्षिण अभियान की जानकारी किससे मिली? दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है अहनानरू व मुरुनानरू, मुरुनानरू या पुरुनानरू।
देखिए कुछ पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं उनमें पुरुनानरूबी नाम दिया हुआ है। तो ये इसके दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। अब ये 25 साल की उम्र में शासक बना। शासक बनते ही इसने सेल्यूकस निकेटर को क्या है, पराजित कर दिया। क्या कर दिया इसने? सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया, जो कहाँ का शासक था? यूनान का शासक। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित कर सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर उसकी पुत्री हेलेना, क्या नाम है? हेलेना से विवाह किया। हेलेना से क्या किया? विवाह किया। किसने विवाह किया? आपके क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से क्या है? विवाह किया। और इसी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो इसके बाद क्या बनेगा? राजा बनेगा। नाम है उसका बिंदुसार, वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने क्या है? हेलेना से विवाह किया। अब इन्होंने सेल्यूकस निकेटर से क्या है? एक संधि की थी। उस संधि के अनुसार इसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का क्षेत्र दिया गया था। किसको दिया गया था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसको क्या मिला था? सेल्यूकस को 500 हाथी। संधि के अनुसार सेल्यूकस को 500 हाथी व चंद्रगुप्त को 500 हाथी मिले। और जो आपका चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त को क्या मिला? पूर्वी अफगान मिला। साथ में बलूचिस्तान मिला। और बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध का क्षेत्र। तो ये क्या है? आपके किसको मिले? चंद्रगुप्त मौर्य को मिले, ये वाले क्षेत्र मिले। इसके अलावा इसने दे रखा है दोस्तों, इसने जो है, हाँ, चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से देखिए, प्राचीन भारत की एक स्पेशल बुक आती है रामशरण शर्मा सर की, उसमें लिखा हुआ है कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त निकल गए थे श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? आपके मैसूर में। और मैसूर वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? जो आपका बेंगलोर कर्नाटक का क्षेत्र, वो मैसूर है, जहां पे अभी हाल ही में एक दिन पहले ही आगजनी जैसी घटना को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया है। एक एमएलए का घर जला दिया, एक पूरा थाना जला दिया। तो कुछ गलत घटनाएं हो रही हैं। तो चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से दीक्षा ली, मतलब इससे क्या है? धर्म की शिक्षा लेना क्या कहलाता है? दीक्षा लेना। और ये भद्रबाहु कौन से धर्म से था? जैन। कौन से धर्म से था? जैन। व श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? आपके श्रवणबेलगोला है दोस्तों आपके मैसूर में। श्रवणबेलगोला जाकर क्या किया? अपने प्राण त्यागे। किसने त्यागे ये प्राण? ये त्यागे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। मतलब देखिए, एक संलेखना विधि होती है। क्या होती है? संलेखना विधि। विधि का नाम क्या है दोस्तों? संलेखना विधि। इसमें क्या होता है? देखिए, जैन साधुओं के द्वारा अपने प्राण त्यागने की एक ऐसी विधि है जिसमें कहते हैं कि
संलेखना विधि के द्वारा जैन साधु मतलब भूखे प्यासे रह करके अपने शरीर को अनेकों प्रकार का काया क्लेश दे करके क्या करते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। कौन त्याग देता है? यही लोग जो क्या कहलाते हैं, जैन साधु कहलाते हैं। तो ये चंद्रगुप्त की बात हो गई, क्योंकि अब ये क्या बन गया था, जैन बन गया था। चंद्रगुप्त के बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपसे बिंदुसार की, क्योंकि बिंदुसार क्या है, चंद्रगुप्त का पुत्र है। तो चंद्रगुप्त के बाद मैं बिंदुसार की बात कर लेता हूं आपसे। बिंदुसार 298 में क्या है, शासक बन गया। 298 BC यानी ईसा पूर्व में क्या है, शासक बन गया। अब शासक बनने के बाद बिंदुसार ने कुछ खास ज्यादा बड़े काम किए नहीं है, ठीक है, कोई खास बड़ा अपना अभियान नहीं किया है, इसीलिए बिंदुसार को ज्यादा इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी बिंदुसार ने क्या है, कुछ कार्य किए हैं बड़े, तो वो हम देखेंगे। साथ में बिंदुसार को देखने का एक इंपॉर्टेंट कारण है कि बिंदुसार का ही पुत्र क्या था, आपके अशोक था, जो मौर्य साम्राज्य का क्या था, महानतम शासक। अब देखिए बिंदुसार का टाइम पीरियड है ही आपके सामने। बिंदुसार 298 से 272 BC, 298 से 272 BC तक। अब देखिए दोस्तों, बिंदुसार जो है, तो बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने तो क्या कहा है इसको, अमित्रोचेट्स। जैन लेखकों ने इसको कहा है सिंहसेन। क्या कहा है, सिंहसेन कहा है। इसके अलावा इसको वायु पुराण में भद्रसार भी कहा है। क्या कहा है, वायु पुराण में भद्रसार। अब ये तीन नाम इंपॉर्टेंट कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपके छोटे प्रश्न होते हैं तो वहां ये आपसे पूछ सकते हैं कि बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या नाम दिया, जैन लेखकों ने क्या नाम दिया, और आपके वायु पुराण में क्या नाम दिया। और हमारे जो दोस्त जो भी कोई पढ़ रहा है और वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो मैं आपको एक बता देता हूं कि सेकेंड ग्रेड जो 2018 में एग्जाम हुआ था ना, इसका यही प्रश्न पूछा गया था कि बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है। हो सकता है आगे ये पूछ ले। आपको ज्यादा मोटी किताबों पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों। किताबें हमें पढ़नी होती हैं, जो हमारे स्कूल एजुकेशन की पुस्तकें हैं उनमें बहुत ज्ञान छिपा हुआ है, ठीक है। इसको यूनानी लेखकों ने ये कहा है। साथ में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है किसने, सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्र को भी जीत लिया। सुदूर दक्षिण क्षेत्रों को जीतकर, जो बहुत दूर तक दक्षिण में थे ना, को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। मगध साम्राज्य में मिलाया। जो सुदूर दक्षिण तक के क्षेत्र थे ना, उनको जीत करके इसने क्या है, मगध साम्राज्य में मिला लिया। साथ में अब एक ग्रंथ है, उसका नाम है दिव्यावदान। क्या नाम है, दिव्यावदान है। तो दिव्यावदान के अनुसार इसके समय में दो विद्रोह, दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में दो विद्रोह, तक्षशिला में दो विद्रोह, और उन विद्रोह का दमन करने के लिए इसने दो पुत्र भेजे, एक अशोक और दूसरा सुशीम को भेजा।
किसको भेजा? देखो एक दिव्यावदान नाम का क्या है, बौद्ध ग्रंथ है जो बताता है कि बिंदुसार के समय में दो क्या हुए, तक्षशिला में विद्रोह हुए। उन विद्रोहों को दबाने के लिए उसने एक बार अशोक को भेजा, एक बार अपने दूसरे पुत्र सुशीम को भेजा। एक बार अशोक को भेजा, एक बार सुशीम को भेजा। ये दो पुत्र हैं जिनका क्या है, साहित्यिक उल्लेख है, साहित्यिक उल्लेख। किसके पुत्र? बिंदुसार के। कौन कौन है आपके? अशोक और सुशीम। तो इन दोनों को इसने क्या है, भेजा था कि जाओ और आप इसको विद्रोह का क्या करो, दमन करो। इसके अलावा जो है इसमें ये कह रहा है कि बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक, अच्छा, एंटियोकस प्रथम का, इसके दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस, क्या नाम है? एंटियोकस प्रथम का दूत डायमेकस आया। क्या होता है कि एक राजा अपने दूत को दूसरे राजा के पास भेजता है ताकि वो उससे राज्य संबंधी, विदेश नीति संबंधी बातचीत कर सके। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई समस्या आ रही है तो याद कीजिए, अभी जो लॉकडाउन के समय में हमने रामायण देखी थी, उस रामायण में बहुत अच्छे से दिखाया गया था कि भगवान श्री राम ने रावण के पास संधि करने से पहले युद्ध करने से पहले संधि करने के लिए अपने दूत के रूप में अंगद को भेजा था, और अंगद वहां पर क्या किया था, पैर जमा के बैठ गया था। तो उस क्या कहते हैं, दूत का मतलब ही क्या होता है, जो एक राजा का समाचार दूसरे राजा के पास लेकर जाता है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि बिंदुसार के बारे में हमने बात करी। अब बिंदुसार के बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक, कौन बनेगा शासक? बिंदुसार का पुत्र अशोक। देखिए एक ये जो दिव्यावदान मैंने आपको बताया था ना, इस दिव्यावदान के अनुसार या जो ये बौद्ध ग्रंथ है, इन सभी के अनुसार एक कहावत प्रचलित है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था। 99 भाइयों को मार करके वो क्या बना था, शासक बना था। लेकिन इसका सबूत कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसमें कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में। इसलिए ये जो भी मैंने बात बोली है आपको, ये हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लानी है, क्योंकि उनसे कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों से फिर भी पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार करके क्या बना था, मगध का शासक या मौर्य साम्राज्य का शासक या पाटलिपुत्र का शासक बना था। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अशोक की। तो अशोक की हम बात करते हैं। अब आ जाइए, आपके सामने पहली ही बात लिख रही है अशोक के बारे में। देखिए एक तो अशोक का टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। तो अशोक शासक कब बना है, 273 में। कब बना है दोस्तों, 273 से 232 ईसा पूर्व तक। देखिए अशोक के बारे में यह है कि अशोक ने बिंदुसार के समय में ही, यानी जब बिंदुसार शासक था, अशोक को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तभी उसने क्या है, शासन पर अधिकार कर लिया था। फिर धीरे धीरे 4 वर्षों तक इनमें गृह युद्ध चला है सभी भाइयों में, और अशोक का जो ओरिजिनल टाइम पीरियड माना जाता है वो 269 BC से माना जाता है। लेकिन अभी आपकी पुस्तक में जो दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि 273 से और 269 BC तक अशोक कोई स्थिर शासक नहीं था। इनमें क्या है, सभी भाइयों में गृह युद्ध हो रहा था, राज्य के लिए क्या है, युद्ध हो रहा था। तो उसी में अशोक को ये जो बात कही गई है ना 99 भाइयों को मारने वाली, तो इसमें भी कहीं ना कोई लेश मात्र की सच्चाई तो होगी। इसीलिए क्या है, ये 4 वर्ष का समय इसका खराब हुआ है। अब कह रहे हैं कि देखिए, तो मैंने आपको बता ही दिया कि
बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध ही क्या कर लिया था इसने, अधिकार कर लिया था मगध पे। इसकी जो उपाधि है अशोक की, क्या है उपाधि, इसके जो अभिलेखों में इसकी उपाधि मिलती है ना, वो मिलती है देवानामप्रिय की, देवानामप्रिय या देवानामप्रिय, यानी एक ऐसा नाम जो किसको भी प्रिय है, देवताओं को भी प्रिय है। ये प्रिय जो मैंने लिखा है ना, प्रिय, ये प्राकृत भाषा है। कौन सी है दोस्तों, प्राकृत भाषा। और ये जो प्रिय हमने लिखा है ये हमारी संस्कृत या हिंदी भाषा है। उसकी उपाधि है आपके अशोक की देवानामप्रिय या देवानामप्रिय। अब देखिए अशोक का नाम क्या, अशोक नाम मतलब मान लीजिए आप में से किसी का नाम महेंद्र होगा, किसी का नाम सुरेंद्र होगा, किसी का नाम सुनील होगा, किसी का नाम अनिल होगा, तो आपका जो ओरिजिनल नाम है, जैसे इसका खुद का नाम तो क्या है ओरिजिनल अशोक, और इसने अपने नाम के लिए उपाधि ले रखी है कि देवानामप्रिय। क्या ले रखी है, देवानामप्रिय। तो इस उपाधि से तो इसके कई सारे अभिलेख मिलते हैं, लेकिन अशोक नाम सिर्फ 4 अभिलेखों में मिलता है। कौन कौन से में, मास्की, गुर्जरा, ये 2 तो आपके इस कक्षा 10 की पुस्तक में दे रखे हैं। इसके अलावा 2 और हैं, उदयगोलम और निट्ठूर। निट्ठूर, एक तो उदयगोलम है और एक क्या है, निट्ठूर है। तो इन चारों जो अभिलेख, ये 4 स्थानों से, अभिलेखों का नाम नहीं होता है दोस्तों। बच्चों आपको एक बात बताऊंगा मैं, शायद मेरे प्रतियोगी परीक्षा के भाइयों को तो पता होगी, लेकिन बच्चों को बता रहा हूं मैं, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को, कि जो भी नाम मैं लिखूंगा ना, कि ये वाला अभिलेख मास्की, ये गुर्जरा अभिलेख, ये उदयगोलम अभिलेख या निट्ठूर अभिलेख, तो अभिलेखों का नाम नहीं है ये उन स्थानों का नाम है जहां से अभिलेख मिले हैं और उन अभिलेखों में अशोक का नाम लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक लोकल क्षेत्र है थानागाजी, जो आपका गांव है, अगर यहां से कोई अशोक का अभिलेख मिलेगा तो उस अभिलेख पर नाम क्या होगा, थानागाजी अभिलेख। जैसे बैराट के पास, विराटनगर के पास एक गांव है भाबरू, क्या नाम है, भाबरू, वहां से भी अशोक का एक अभिलेख मिला है, तो उसको क्या बोलते हैं, भाबरू अभिलेख। शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में, यानी पिछला जो वीडियो था उसमें बताया था कि भाबरू अभिलेख में अशोक ने बुद्ध, संघ और धम्म में क्या है, अपनी आस्था व्यक्त की है। क्या की है दोस्तों, आस्था व्यक्त की है। तो ये हमें क्या है, अशोक के नाम, मेन नाम जो अशोक नाम है उसके क्या है, 4 क्या मिल गए हमें, अभिलेख मिल गए। अब इसने क्या है, विदिशा की राजकुमारी से क्या है, विवाह किया था। विदिशा, विदिशा कहां पे है, मध्य प्रदेश में। कहां पे है विदिशा, मध्य प्रदेश में है। ऐसे अगर नहीं जानते हैं तो विदिशा, विदिशा किसके लिए फेमस है, आपकी जो जस्ट पूर्व एक्स जो आपकी फॉरेन मिनिस्टर थी, विदेश मंत्री थी हिंदुस्तान की, श्रीमती सुषमा स्वराज, वो इसी विदिशा से क्या होती थी, एमपी चुनी जाती थी। देखिए विदिशा एमपी, विदिशा से क्या चुनी गई, एमपी, लेकिन विदिशा कहां पे है, मध्य प्रदेश में। कहां पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो विदिशा की राजकुमारी से विवाह, क्या किया इसने, विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया। किसने किया, आपके अशोक ने विवाह किया। ठीक है, इसी से इसको पुत्र प्राप्त होंगे जिनका नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा। इसी से क्या है, पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा। अब इनका उल्लेख तो कहां पे है, वही आपके साहित्यिक साक्ष्यों में। ठीक है, और इसके अभिलेखों में जिस रानी का उल्लेख है, अभिलेखों में रानी कारुआ की वह पुत्र
तीवर का उल्लेख है, तीवर का उल्लेख है। मतलब मौर्य साम्राज्य के समय में जो भी धर्म ग्रंथ, जो भी साहित्यिक ग्रंथ या जो भी साहित्य लिखा गया, उसमें तो एक पुत्र को महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा का भी उल्लेख आया। लेकिन जो भी अभिलेख जारी किए गए, तो अभिलेख एक तो रानी का अभिलेख ही है जो किसने जारी करवाया था, कारुवाकी ने, और एक अभिलेख में उसके पुत्र तीवर का भी क्या है, नाम है। मतलब ये दोनों सच या झूठ हो सकते हैं। अगर कभी इतिहास बदल जाए तो ये दोनों सच या झूठ हो सकते हैं। ये हमेशा इतिहास के साथ साथ रहेंगे, ये हमेशा सच रहेंगे। अगर नाम अशोक का ही बदल गया तब बात अलग है, बाकी कारुवाकी और तीवर हमेशा इतिहास के रूप में मौजूद रहेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है आगे कि राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद ही अशोक ने कश्मीर और खोतान, खोतान कहां पे है, खोतान कहां पे है, खोतान आपके कश्मीर से थोड़ा सा ऊपर, जो हम मध्य एशिया की ओर चलते हैं ना, यूची, काशगर, तो वहां पर आपका खोतान नाम का एक क्षेत्र पड़ता है। तो उनको भी क्या है, इसने भारत का नक्शा जब देखेंगे तो भारत के नक्शे से जस्ट ऊपर जाते हमें क्या मिलेगा, खोतान मिल जाएगा। तो उनका क्या है, उन दोनों को जीत लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये पूछा जाता है, 8वें वर्ष, कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, 261 ईसा पूर्व में। तो ये तो सीधी डेट हो गई, लेकिन कभी कभी यूं भी पूछा जाता है राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि 8वां वर्ष है ना राज्याभिषेक का, और ईसा पूर्व का टाइम उल्टा चलता ही है। तो मैंने गलत थोड़ी कहा है कि 8 वर्ष को मिला दें अगर 261 में, यानी 261 प्लस 8 करते हैं तो कितना होता है, 269। और यही तो मैंने बताया था कि अशोक का जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है ना दोस्तों, जो उसके राज का टाइम पीरियड है, वो तो क्या है, 269 से 232। ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व में उसने 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण कर जीता। कलिंग को जीत लिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया। कलिंग की राजधानी का नाम क्या रखा है इसने, धौली और तोसली, धौली या तोसली, धौली या तोसली क्या है, इसने कलिंग की राजधानी बना दी। ये तो मगध साम्राज्य में कलिंग को मिलाने के बाद आपके अशोक ने किया। अब अगली लाइन जो आपके लिए है वो कह रहे हैं कि अशोक क्या है। देखिए यहां तक यानी 261 ईसा पूर्व तक अशोक क्या था, शैव उपासक। क्या था, शैव उपासक। तो बौद्ध बनने से पूर्व अशोक शैव उपासक था। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कक्षा 10 के होंगे, अगर उनको समस्या आ रही है कि ये उपासक क्या होता है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब दोस्तों, आप जिस भी धर्म में, जिस भी संप्रदाय में अपना बिलीफ रखते हो, वो क्या कहलाता है, आपका वो संप्रदाय धर्म हो जाता है और आप उसके क्या कहलाए, उपासक। यानी जो आप उपासना विधि या पूजा विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब ये किसका उपासक था, पहले शैव का, बाद में उपगुप्त से कुछ शिक्षा पाई, कुछ रामशाम हुई, तो उपगुप्त ने इसको समझाया बुझाया, तो उससे क्या बन गया, बौद्ध बन गया। कौन बन गया, आपका अशोक बौद्ध बन गया। और ये बात किसने कही है, ये कही है कलहण ने। कश्मीर के एक लेखक हैं कलहण, इन कलहण ने कहा है, पुस्तक का नाम क्या है इनकी, राज तरंगिणी। पुस्तक का नाम क्या है, राज तरंगिणी।
किसकी पुस्तक है ये? कलहण की पुस्तक है। बौद्ध बनने से पूर्व अशोक क्या था? शैवों का उपासक था। ये बात कलहण ने कह दी। अब इंपॉर्टेंट देखिए, अब कुछ भी नहीं है, अब ये कह रहा है कि अशोक निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, ये सब बता दिया। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपना ली, मतलब अब युद्ध नहीं करेगा, अब धर्म के आचरण की बात करेगा। फिर आगे दे रखा है, देखिए इंपॉर्टेंट बात, कि इसने बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। बराबर की जो पहाड़ियां हैं आपके, वहां पे 4 गुफाओं का निर्माण। कौन कौन सी गुफाएं हैं जिनका इसने निर्माण करवाया आपके अशोक ने? तो वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए अशोक बहुत ही बड़ा, अशोक के बारे में क्या है, एक अशोक का इम्पैक्ट है हिंदुस्तानी इतिहास पर। और मैं अपने जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले भाई हैं या इतिहास में रुचि रखने वाले कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो अगर आपको अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या इनके बाद के जो अन्य शासक आएंगे आपके, वृद्धरथ वगैरह, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ हुआ, इनमें से अगर किसी के भी बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो हमारे ही चैनल पर इतिहास विषय के जो वीडियो हैं, जिनमें आपका मौर्य काल भी दे रखा है, बहुत अच्छे से 2 बड़े वीडियो के माध्यम से मैंने पढ़ाया है, उसमें बहुत डीप नॉलेज है। इसमें मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा जितना आपकी इस पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है। अगर कोई बात उनसे रिलेटेड हुई तो मैं आपको अधिक बताने की कोशिश करता हूं। तो इसने क्या है, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं। बराबर, ये बराबर मतलब ये वाला बराबर नहीं है, ये बराबर भी क्या है, एक स्थान है। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण। और कौन कौन सी गुफाएं हैं? देखिए अब गुफाओं के नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस धर्म का उपासक था। गुफा का पहली का नाम ही क्या है? सुदामा। क्या है दोस्तों? सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी, कर्ण, इन 4 गुफाओं का क्या है, इसने निर्माण करवाया। तो क्या कोई सी भी ऐसी गुफा है क्या जिसका नाम आपको बौद्धों के नाम पे मिल रहा है? नहीं है, किसी भी गुफा का नाम बौद्धों के नाम पे नहीं है। सभी क्या है, आपके हिंदू धर्म के लोगों के नाम पे हैं। जैसे आपके सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, कर्ण, मारथी कर्ण जो महाभारत के युद्ध से संबंधित थे। तो देखिए नाम भी इन्होंने क्या है, हिंदू धर्म के नाम ही अपनाए हैं। ठीक है, अब देखिए हाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धर्म यात्रा की। 10वें वर्ष बोध गया, और बोध गया कहां पे है? बिहार में। वह 20वें वर्ष लुम्बिनी की क्या की इन्होंने? धर्म यात्रा, धम्म यात्रा की। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और कम से कम जो आपके प्रतियोगी परीक्षा वाले दोस्त हैं उन सबके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कक्षा 10 के विद्यार्थी भी अगर ये लिख के आते हैं अपने आंसर्स में तो उनको मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक इनका लेख है रुम्मिनदई स्तंभ अभिलेख। रुम्मिनदई जो नेपाल की तराई में क्षेत्र स्थित है, वहां क्या है, किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान कहा जाता है, शाक्य मुनि का। तो वहां पे जाकर के अशोक ने अपना जो कर सिस्टम, टैक्स सिस्टम था, उसको 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था, मतलब टैक्स सिस्टम में रियायत दी थी। इसीलिए उसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो मैं बता देता हूं आपको, रुम्मिनदई अभिलेख, रुम्मिनदई अभिलेख, इसको क्या कहा जाता है? आर्थिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख। तो इस अभिलेख को भी लिखवाया किसने? अशोक ने। और जो टैक्स था, कर को
1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। 1/8 कर दिया, मतलब लगभग 16.5% से घटा करके 12.5% कर दिया रुम्मिन देई के अभिलेख में। इसके अलावा है यहां पे इसने 1/4 से घटा करके बता रखा है, तो हम 1/4 ही लिख लेते हैं, अन्यथा 1/6 रामशरण शर्मा सर की किताब में दिया हुआ है। आप लेकिन छोड़िए विद्यार्थियों, आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि आप जो लिखना है ना आपको वो इस पुस्तक के हिसाब से ही लिखना, ताकि आपकी जो मार्किंग है वो बेस्ट मार्किंग हो सके। ठीक है, आपको मेरे ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए जितना कि आपको इस पुस्तक से मतलब होना चाहिए। कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि आपको इस पुस्तक के हिसाब से दूँ, पर कभी कभी फ्लो में वो चीजें निकल जाती हैं जो यहां बसी हुई होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अशोक ने स्वयं को क्या है, बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य मतलब अशोक कहता है कि अब तो मैं खुद ही क्या हो गया, बुद्ध हो गया। क्या हो गया, बुद्ध हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बुद्ध हो गया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक का धम्म, अशोक का धम्म जो है ना दोस्तों अशोक का, ये कहलाता है एक नैतिक आचरण संहिता। नैतिक आचरण संहिता। ठीक है, देखिए एक शब्द होता है धर्म। धर्म वो है जो आप धारण करते हैं। धर्म क्या है, जो आप धारण करते हैं। यहां पे धम्म है ये अशोक का, मतलब एक ऐसी आचरण संहिता जिसे आपको धारण करना है, जो राजा ने आपके लिए निर्धारित की है, उसी के अनुसार आपको क्या है, कार्य करना होगा। क्या करना होगा, कार्य करना होगा। तो अशोक ने क्या है, अपना एक धम्म बनाया। धम्म के अनुसार इसने कहा कि हम असत्य वाचन ना करेंगे, फालतू खर्चा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, पशु पक्षियों को नहीं मारेंगे। तो ये अशोक ने आचरण संहिताएं बनवाई, उसी के हिसाब से लोगों ने आचरण किया। इसीलिए अशोक को एक शांति प्रिय शासक भी कहा गया है। लेकिन छोड़िए, आप कक्षा 10 की क्लास है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से कि अशोक के धम्म की परिभाषा जो है दूसरे और 7वें स्तंभ अभिलेख में दी गई है। ठीक है, जो अशोक के स्तंभ अभिलेख हैं, 7 जो स्तंभ अभिलेख मिले हैं 8 अलग अलग स्थानों से, तो उन स्तंभ अभिलेखों पर क्या है, क्या लिखा गया है, दूसरे और 7वें पर अशोक के धम्म की परिभाषा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो कह रहा है कि पाप कर्म से निवृत्ति। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये आपके सामने लिखा हुआ है, पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। आप ये 3 नंबर का पेज पृष्ठ संख्या 3 खोलिए, है ना, और 3 पे आप ईमानदारी से आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि साधु स्वभाव, यानी आपका शांत स्वभाव, आप कल्याणकारी कार्य करने वाले होने चाहिए। तो ये सब कहा है इसने। पाप कर्मों से आपको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी इसके अनुसार। ठीक है, और अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान कहा। मतलब आप इतना भी संग्रह मत कीजिए कि जैसे लोगों ने लॉकडाउन से पहले 3-3 महीने का राशन कर लिया, तो गलत बात है। व्यय इतना मत कीजिए कि अब तो लॉकडाउन खुला और करोड़ों रुपए बहाएंगे, नहीं। हमें अल्प ही संग्रह करना है कि 1 दिन या 2 दिन के लिए हमें भोजन मिल जाए। अल्प व्यय करेंगे, फालतू खर्चा नहीं करेंगे। अगर हम किसी 2-4 कदम पैदल चल के जा सकते हैं तो पैदल चले जाएंगे, उसके लिए मोटरसाइकिल या कार का क्या है, हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये अशोक की कुछ बातें थी। फिर अशोक ने कहा कि मैं धम्म यात्राएं करूंगा। ठीक है, फिर इसने धम्म महामात्रों की, मतलब इन चीजों को, इन नैतिक आचरण की संहिताओं को देखने के लिए क्या है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की।
तो दोस्तों कोशिश किया है आज, अभी मैं यहीं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपसे बात करूँगा। थोड़ा सा हम धम्म के बारे में बात कर लेंगे, अशोक के जो बाकी बचा हुआ है, और कुछ बातें हम इनके मौर्य प्रशासन की भी कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर प्रशासन तक की मैं आपसे बात करूंगा। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों को ये अच्छा लगा होगा। एक प्रयास कर रहा हूं मैं आपको, जो बहुत बड़ा सागर है उसमें से बूंद बूंद, जो जिसे आप देखते हैं ना कि दही होता है, दही को सुबह मथनी से मथ करके जो ऊपर बटर आ जाता है, जिसे आप सब लोना घी बोलते हैं, तो मैं सिर्फ आपको वो ही देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्योंकि सागर तो बहुत है, इतिहास बहुत है, इतिहास का ज्ञान भी बहुत है, तो इस सागर में से कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मोती रूप में, जो आपकी इस पुस्तक में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, उसको बस मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा सकूँ। ये पुस्तक अपने आप में स्वयं गागर में सागर का काम करती है। तो उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों से, सभी विद्यार्थियों से कि आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, आपने इसे समझा है, देखा है, आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है उसे जरूर दबा दें, और साथ में जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। क्यों? क्योंकि इससे आपको जो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वीडियोस हैं वो जरूर मिलती रहेंगी। दोस्तों आपके जो मार्क्स आते हैं ना, उनमें अगर मेन इंपैक्ट कोई डालता है ना तो वो ये सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस को ही लेके चलते हैं, और इसीलिए ऐसा होता है कि एसएस में बच्चों को 80 नंबर 70 नंबर इतने ही मिल पाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा और कोशिश भी करूंगा कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो अब की बार बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 95 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।